नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा का इतिहास का एक और अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो अध्याय है, जब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था बोर्ड के द्वारा, तो इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। यानी कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ऐसी संभावना के है कि इसमें से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है और आज हम हमारा सारा फोकस ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे करेंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे 12 नंबर हैं वो 12 के 12 हमें इसमें मिल जाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, सबसे पहला ही सवाल है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। जैसा हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने जो वकालत थी, जो बैरिस्ट्री थी, वो दक्षिण अफ्रीका में जाकर के की थी और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अपार्थीड के खिलाफ सत्याग्रह नामक सत्याग्रह नामक विधि का इस्तेमाल किया था। तो महात्मा गांधी जी ने जब ये महसूस किया कि उनके देश को उनकी ज़रूरत है, तब वो 1915 ईस्वी में भारत लौट करके आए थे। तो ये सवाल है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। 3 बार पिछले 5 साल का अगर पेपर उठाएं तो 3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद है, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां पर किया? अभी मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका में। तो यहां पर एक और सवाल बनता है कि सत्याग्रह क्या होता है और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह का उल्लेख करें। तो सत्याग्रह को जानने के लिए केवल 2 बातें आपको देखनी है। सत्याग्रह एक विधि है, एक जिसमें अहिंसा और सत्य, इन 2 बातों को सर्वोपरि रखा जाता है कि अगर हम सत्य हैं तो जो हमें दबाने वाला है, हमारा शोषण करने वाला है, उसको अगर हम एहसास करा दें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो एक दिन उसको ये बात समझ में आ जाएगी और शोषण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो सत्याग्रह, एक बार पुस्तक में इसकी आप परिभाषा भी देख लें कि सत्याग्रह क्या होता है। तो पहली बार इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कह सकते हैं आप, परामर्शदाता कौन थे? देखिए, जब महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत में आए थे, तो उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और महात्मा गांधी जी भारतवर्ष के लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने, जो राजनीतिक गुरु थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि आप पहले 1 वर्ष के लिए पूरे भारत का भ्रमण करें, उसके बाद भारत की राजनीति में प्रवेश करें, ताकि आपको जो भारतवर्ष में लोगों की समस्याएं हैं उनके बारे में पता लग जाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले, हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना से भी उन्होंने सलाह ली थी, लेकिन अगर एक सवाल है 1 नंबर का, तो गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वोपरि रखते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद लाल, बाल और पाल के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका गठन 1885 में हुआ था, अंग्रेज लोगों ने कांग्रेस का गठन किया था। ए ओ ह्यूम के सहायता से एक पार्टी स्थापित की गई थी, ताकि भारत के लोगों की बात एक पार्टी के माध्यम से सुनी जाए और अपनी बात को मनवाने के लिए पार्टी के माध्यम से बनवाया जाए। तो जो कांग्रेस थी, उसमें धीरे धीरे समय के साथ ऐसा हुआ कि 2 ग्रुप बन गए। एक तो थे जो उदारवादी थे, जो नेता, वो अपनी बात को लिख करके एप्लीकेशंस के माध्यम से जो सरकार तक पहुंचाते थे और सरकार से एक तरह से अपने अधिकारों को मांगा करते थे। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्रुप था, वो उग्र विचारधारा का था। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार छीन करके लेने पड़ेंगे, और जो ये उग्र विचारधारा आई थी, वो विचारधारा को जो सबसे आप कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली जो नेता थे, वो थे लाल, बाल, पाल। लाल से हैं लाला लाजपत राय, जो पंजाब से थे, और पाल से हैं बिपिन चंद्र पॉल, जो बंगाल से हैं, और यहाँ पर बाल से हैं बाल गंगाधर तिलक, जो महाराष्ट्र से हैं। इस तरह से ये जो औपनिवेशिक शासन में लड़ाकू विरोध का समर्थन करने वाले नेता थे, यानी उग्र विचारधारा के थे, और जो मांग करके नहीं, छीन करके अपना अधिकार लेना चाहते थे। ये नाम हमेशा याद रखना है आपको, लाला लाजपत राय,
पंजाब से बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि उदारवादी नेताओं में प्रमुख कौन थे। ये अभी हमने एक व्यक्ति का जिक्र किया था जो राजनीतिक गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये सवाल भी पूछा गया है। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, यहाँ पर सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कहने का क्या मतलब है कि जब इन्होंने बोलना शुरू किया, भाषण देना शुरू किया, तो वो सबसे पहला इनका एक तरह से राजनीतिक रूप से सबके सामने आए थे और अपनी बात को रखा था। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थापना 1916 में की गई। इसके बाद जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये महत्वपूर्ण सवाल है कि सत्याग्रह क्या होता है, और महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों के बारे में बताएं। तो देखिए, पहला जो सत्याग्रह था भारत में, वो बिहार के चंपारण में जो 1916 में चलाया गया। क्या हो रहा था वहां पर, नील की जबरन खेती करवाई जा रही थी। यानी कि चंपारण में जो बिहार राज्य के चंपारण स्थान पर जो किसान थे उनसे जबरन खेती करवाई जाती थी कि आप केवल और केवल नील उगाएंगे और कोई भी फसल आपको उगाने की अनुमति नहीं है, जिससे उनकी फसल का जो जो उनकी भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति जो है, उपजाऊ शक्ति, वो ख़त्म हो रही थी और वो चाहते थे कि दूसरी फसल को उगाएं ताकि उनकी भूमि बची रहे। उसी कड़ी में एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप चंपारण में आएं और हमें इस जबरन खेती से बचाया जाए। तो पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने चंपारण में, बिहार में, और नील की जबरन खेती से पीछा छुड़वाया गया और ये सफल सत्याग्रह रहा था। उसके अलावा 2 और सत्याग्रह किए महात्मा गांधी जी ने 1918 में। यहाँ पर थोड़ा समय का आपको देखना पड़ेगा कि 1916 में पहला हुआ था, एक 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था अहमदाबाद में, नहीं, ये 1917 में होता खेड़ा में लगान माफी के लिए। ठीक है, यहाँ पर हालांकि दोनों दिए हुए जो पुस्तक में दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूँ कि 1917 में खेड़ा, खेड़ा जो गुजरात में ही है, वहाँ पर क्या हुआ था, फसल जो है वो किसी वजह से फेल हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों से लगान इकट्ठा किया जा रहा था। तो वहाँ के लोग महात्मा गांधी से मिले और उनकी शरण में गए, उनसे कहा कि हमें इस लगान से हमें बचाया जाए। और महात्मा गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में एक और सत्याग्रह किया लगान से बचाने के लिए किसानों से, और वो उसमें भी सफल रहे। तीसरा जो सत्याग्रह था, तीसरा सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद में कपड़े की मिलों में काम करने के लिए। अहमदाबाद के जो मजदूर थे वो लोग बोनस की डिमांड कर रहे थे और उन्होंने स्ट्राइक की हुई थी। वहाँ पर भी महात्मा गांधी जी गए और उन्होंने सत्याग्रह किया और मजदूरों को बोनस दिलवाया। इस तरह से ये जो 3 सत्याग्रह थे, पहला नील की जबरन खेती 1916, दूसरा खेड़ा लगान माफी के लिए 1917, और तीसरा 1918। इसके बाद महात्मा गांधी जी कांग्रेस पार्टी के, भारत के, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक पटल पर छा गए और उन्होंने धीरे 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 भारत को आज़ादी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। उसके बाद रोलट एक्ट बिल कब पास हुआ, इसको काला विधेयक भी कहा जाता है, आप लोगों को जान लेना चाहिए क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है। जिस समय पूरे देश में लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तो उस समय एक आप कह सकते हैं क्रांति की ज्वाला को थामने के लिए अंग्रेजों ने ये निश्चय किया कि वो एक कानून बनाएंगे। इस कानून के तहत जो ब्रिटिश अधिकारी थे या जो ब्रिटिश पुलिस थी, उनको ये अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए। उन्हें कोई भी कांड देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाने की आवश्यकता है, यानी कि अनलॉफुल आप कह सकते हैं अरेस्ट। ठीक है, तो रोलट एक्ट बिल 1919 में पारित हुआ था, जिसके तहत 2 साल के लिए बिना किसी कारण के किसी को भी पकड़ सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मुख्य मुख्य नेता हैं उन लोगों को पकड़ लिया जाए, जिसकी वजह से जो लोग अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उस आवाज़ को दबाया जा सके। उसके बाद खिलाफत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को जान लेना चाहिए कि खिलाफत आंदोलन के, यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जो ऑटोमन तुर्की का जो साम्राज्य था, जो टर्की का खलीफा था, उनकी हार हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में और उनके ऊपर बहुत सारी जबरन संधियाँ थोपी गई थी, जिसको, और जो वो खलीफा था वो पूरे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, और उसकी इस इंसल्ट के लिए, उसकी बेइज्जती के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके सम्मान को दोबारा पाने के लिए पूरे विश्व भर में मुसलमानों ने
बहुत सारे आंदोलन किए थे और इसी के चलते बहुत सारे मुसलमान और ख़ास करके दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई महात्मा गांधी जी से मिले थे और महात्मा गांधी जी को कहा था कि वे एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं खलीफा के सम्मान को दोबारा पाने के लिए। तो महात्मा गांधी जी ने ये एहसास किया कि ये सही समय है हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लेकर के चलने का। तो उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसके आगे लिख दिया था खिलाफत असहयोग आंदोलन। तो ये था खिलाफत आंदोलन, लेकिन इसको दो मुख्य जो नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आपका सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपको, क्योंकि एक नोट आ जाता है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि 13 अप्रैल का दिन था और जलियांवाला जो अमृतसर में है, वहाँ अमृतसर में एक बाग है, वहाँ पर कुछ कारणों से लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग तो शहर को घूमने के लिए आए हुए थे, कुछ लोग जो रोलर एक्ट के तहत उनके कुछ नेता, जिनमें दो नेता प्रमुख थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मूवमेंट चलाना चाहते थे। उसके अलावा बैसाखी का पर्व था, उसको मनाने के लिए जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जनरल डायर उस समय आया। उसने जो जलियांवाला बाग के सारे जो रास्ते थे वो उसको रोक लिया और रास्ते को रोक करके यहाँ से अपनी जो आर्मी है चारों तरफ लगा दी और शूट आउट करने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। आधिकारिक रूप से 300 400 के करीब लोगों, ऐसा माना जाता है कि उनको मार दिया गया, लेकिन ये संख्या सैकड़ों में थी। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद है हिंद स्वराज। ये हिंदू नहीं, हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज एक पुस्तक थी जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय जो राष्ट्र के पिता कौन माने जाते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके बुलाया था, तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? ये जो रोलर एक्ट था, ये जो जलियांवाला बाग था, इसके अलावा और बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से असहयोग आंदोलन चलाया गया। एक मास मूवमेंट चलाई गई 1920 में। असहयोग आंदोलन जैसे जैसे रिदम पकड़ रहा था, जैसे जैसे चारों तरफ फैल रहा था, वैसे वैसे इसका मतलब सभी ने अलग अलग लिया था और धीरे धीरे ये हिंसक होने लगा था। जैसे उत्तर प्रदेश में एक जगह है चोरी चोरा, वहाँ पर जो भीड़ थी वो उग्र हो गई और उस भीड़ ने वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन का जो मुख्य मेथड था वो था अहिंसा, लेकिन अब ये हिंसक हो चला है और इसलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ध्यान देना, फरवरी 1922, चोरी चोरा, उत्तर प्रदेश कांड, असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। साइमन कमीशन पर एक नोट आ जाता है। देखिए, 1919 में एक कानून बना था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना गया था। उस एक्ट में ये कहा गया था कि 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी कि वो कानून ठीक हैं, उनको आगे लागू किया जाना चाहिए या इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो उसमें संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसको साइमन कमीशन कहा गया। इसमें सर जॉन साइमन को चीफ बनाया गया और सर जॉन साइमन जो थे वो 1927 में इसका गठन किया गया। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन को का गठन किया गया 1927 में। 1927 में इसका गठन किया गया और ये 1928 में भारत आया, लेकिन इसका विरोध किया गया। विरोध क्यों किया गया ये भी आपको जान लेना चाहिए कि जो ये कमीशन था इसके 7 सदस्य थे और ये सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे। एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था और लोगों का कहना था, भारतीय लोगों का मानना था कि कानून हमारे लिए बनाया जाना है, हम बताएंगे कि इसमें संशोधन क्या होना चाहिए, इसलिए इसमें भारतीयों का भी होना आवश्यक है। इसलिए इस साइमन कमीशन का अपोज किया गया, इसको गो बैक साइमन के नारे लगाए गए। फिर से मैं एक छोटा सा इसका ब्रीफिंग करते हैं। 1919 के कानून की समीक्षा करने के लिए 1927 में एक बैठक बुलाई गई साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन बुलाया गया। उसमें 7 सदस्य थे, सातों ब्रिटिशर्स थे, इसलिए उसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया। ये 1928 में भारत आए थे। ये मैंने बताया कि दिसंबर, इसका एक और सवाल है इससे पहले उसको देख लेते हैं
कि ये रहा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको ब्रीफिंग में बताया कि सर जॉन साइमन थे, उनके उनके साथ 7 सदस्य थे, उनको मिला करके। अगला सवाल है कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन क्या कहाँ हुआ? इससे जुड़ी थोड़ी बातें हैं जो आप लोगों को मान लेना चाहिए कि जिस तरह से कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, उसके बाद प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के सभी लीडर कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ करते थे और उस कमेटी का कोई अध्यक्ष हुआ करता था। उसी कड़ी में दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसमें अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और आप लोगों को यहाँ ये जान लेना आवश्यक हो जाता है कि हमारा जो कानून था, हमारा जो संविधान था, वो 1949 में बन करके पूरा हो गया था, लेकिन उसको जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके पीछे कारण था ये दिसंबर 1929 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में। और ये जो 26 जनवरी को जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इस दिन को सम्मान देने के लिए हमारा संविधान जो 1949 में बन गया था, उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। आगे चलते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ भारत की गांधी जी की किस ऐतिहासिक यात्रा से हुआ? यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से एक मार्च शुरू किया था दांडी के लिए। दांडी एक गांव का नाम है जो गुजरात के कोने पर है। यहाँ साबरमती आश्रम था। साबरमती आश्रम से दांडी की जो दूरी थी वो करीबन 240 मील थी, माइल्स 240 माइल्स थी। महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कुछ मांगे दी थी और कहा था अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो एक भारी मूवमेंट शुरू किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी कानून लगा दिया था। तो ये सही समय था। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की और 240 मील दूर जा कर के हर रोज़ वो 10 मील चला करते थे। 10-10 मील करके 24 दिन में उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। वो दांडी पहुँचे और दांडी पहुँच करके 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक बना करके कानून तोड़ा। तो ये आपकी दांडी यात्रा है। सिर्फ ये देखना है दांडी कहाँ पर है, साबरमती कहाँ पर है, बीच की दूरी कितनी है। वहाँ से 78 लोगों ने चलना शुरू किया था। 10-10 मील रोज जाते थे। साथ में लाखों लोगों का काफिला जुड़ता चला गया और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बना करके इस कानून को तोड़ा। ये थी आपकी दांडी यात्रा। ये सवाल आ जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक छत्र आप कह सकते हैं कि पूरी राजनीति पर छा गए थे, अंग्रेजी सरकार के पेट में दर्द कर दिया था, परेशान कर दिया था, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत सारे असम्मानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। तकुए जैसे शरीर या मकड़ी जैसे पेड़ू, तो ये महात्मा गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मरियल साधु, ठीक है। उसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो जो चर्चिल थे, जो लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी बने ब्रिटेन में, तो उन्होंने अर्धनंग फकीर कह करके इंग्लैंड के राजनेता ने गांधी जी का अपमान करने का प्रयास किया था, चर्चिल ने कहा था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सारी मूवमेंट जब चल रही थी तो अंग्रेज सरकार को लगा कि भारतीयों को बुलाना चाहिए, नहीं तो भारत में उनका अंग्रेजी साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि सीधा अगर मेज सम्मेलन होता है तो इस तरह से जो मेज होती है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, साथ में जो बैठे होते हैं वो कम पावरफुल होते हैं, इसलिए गोल मेज सम्मेलन इसको नाम दिया गया। इसका मतलब है कि जो भी जहाँ पर भी बैठा होगा वो सब बराबर होंगे, बराबरी का दर्जा होगा, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। तो ये गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में किया गया। पहला हुआ 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर गए। इसके पीछे भी एक कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए। गांधी जी इरविन समझौता, ये क्या था कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया हुआ था और पूरा देश उसमें पूरी तरह से योगदान दे रहा था। तो लॉर्ड इरविन जो अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप इसे वापस ले लें, अपने इस आंदोलन को। हम आपके जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर देंगे और आपको गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेना पड़ेगा। तो 1931 में गांधी जी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने वायदा किया कि मैं इस आंदोलन को वापस ले लूँगा, और इरविन ने यह वायदा किया कि जितने भी राजनीतिक
अधिकारी हैं या राजनीतिक नेता जो गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। और इस समझौते के बाद ही महात्मा गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए सहमत हुए थे। तो ये हुआ था 7 सितंबर 1931 में। उसके बाद एक और सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर, हालांकि कुछ महीने चला था। ये वो तारीख है जिस तारीख को ये गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। पूना समझौता कब व किसके मध्य में हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। इशू क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीयों में फूट डालना चाहती थी, और उन्होंने एक शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने अध्यापक से पूछ लेना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति बन गई थी, जबकि महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश टुकड़ों में बंट जाएगा, और उन्होंने यरवदा जेल में आमरण अनशन कर लिया कि इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात को वापस लिया जाए। और महात्मा गांधी जी क्योंकि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां पर गए और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात पर सहमति हो गई कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, इसके बदले में आरक्षण लागू किया जाएगा। तो 1932 में जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य में, 1932 में, उसको पूना समझौता कहा जाता है। तो ये दो समझौते आपको याद रखने हैं, गांधी इरविन समझौता और पूना समझौता, किस किस के मध्य में हुआ था और कब हुआ था। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। भारत के संविधान के संदर्भ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 1935, क्योंकि आज के संविधान में भी इस 1935 में जो अंग्रेजों द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था, बहुत सारे प्रोविज़न आज भी हमारे संविधान में है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कब बनाया गया था, 1935 में। यहाँ पर चुनाव हुए थे भारत में, जो अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में रहते हुए चुनाव हुए थे 1937 में। उस समय कांग्रेस ने 8 प्रांतों में जीत हासिल की थी। उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने का मतलब था कि लोग कांग्रेस को मान्यता दे रहे हैं, और वो ऐसा मान रहे थे कि कांग्रेस से प्रयासों से ही हमें जो स्वतंत्रता हासिल होगी। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात ही 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सरकार से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। थोड़ा सा इस बारे में भी प्रकाश डालेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर भारतीय राजनीति की जहाँ तक बात है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक और पार्टी बनी थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में, मार्च 1940 में। यहाँ पर ये आपको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान की बंटवारे की, भारत के बंटवारे की बात की थी। उसके बाद है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, हालांकि इस नारे को कांग्रेस अधिवेशन में पास किया गया था और महात्मा गांधी जी की सहमति बनी थी। तो यहाँ पर इसके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो कांग्रेस ने कहा था, इसको पास किया था कि अंग्रेजों को ये नारा दिया जाए कि आप भारत छोड़ जाओ, आप हमें हमारी स्थिति जैसी भी है वैसे छोड़ जाएं, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेज और जापान की तरफ से भारत पर, क्योंकि भारत भी ब्रिटेन का हिस्सा माना जाता था, आक्रमण होने का भय हो गया था। इसलिए कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। करो या मरो ये समय था, महात्मा गांधी जी ने इसका नारा दिया था। करो या मरो ये स्थिति आ चुकी है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में, और 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने इनको गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। इनके अलावा जो महात्मा गांधी जी के कार्य थे, जैसे हरिजन नामक अखबार उन्होंने चलाया था। ये हमें पता होना चाहिए कि हरिजन जो अखबार है वो किसके द्वारा चलाया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद स्थिति बिगड़ रही थी 1942 में, करो या मरो या भारत छोड़ो का नारा दिया हुआ था। उस समय में एक मिशन भेजा गया स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारतीय जो हैं शांत हो जाएं और ब्रिटिशर्स का सहयोग करें द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसको कहा, ये एक तरह से ये बैंक जो असफल हो रहा है उसका उत्तर तिथि चेक है,
इसका क्या मतलब हुआ कि एक बैंक जो बिल्कुल आप कह सकते दिवालिया होने वाला है, उसके नाम पर हमें कोई चेक दे दिया जाए और उसकी कोई संभावना ही नहीं है कि वो तो डूबने वाला है, और चेक भी दिया जाए कुछ दिनों बाद का, जिसको उत्तर तिथीय चेक बोलते हैं। इस क्रिप्स मिशन की तुलना जो 1922 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, इस असफल हो रहे बैंक के उत्तर तिथीय चेक से की गई। उसके बाद है कि जो क्रिप्ट कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और कहाँ आह्वान की गई है? मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी, जब वो डिमांड कर रहे थे कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए। पाकिस्तान का शब्द का मतलब भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान। ये एक 1933-34 में एक विद्यार्थी थे चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। सबसे पहले उन्होंने कहा था PAK, पी से पंजाब, असंध, कश्मीर, ठीक है, एस से सिंध, और तान से बलूचिस्तान। ये पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले रहमत अली ने दिया था। उस समय एक बच्चे की मानसिक उपज मान करके इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने दोबारा से भारत के विभाजन की बात की और पाकिस्तान के निर्माण की बात की। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कोलकाता में हुआ था, और वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान गई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये हुआ था 16 अगस्त 1946 में कोलकाता में। उसके बाद हमारा आता है सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ़ार खान को सरहदी गांधी कहा जाता है, क्योंकि भारत की सरहदों पर इन्होंने गांधी जी की जो मेथड था, जो तरीका था, जो फिलॉसफी थी, जो आइडियाज़ थे, उनको फैलाने का काम किया। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वॉइस रॉय था भारत का, उसको कब नियुक्त किया गया था? फरवरी 1947। ये अंतिम थे क्योंकि 15 अगस्त को तो भारत देश आज़ाद हो गया था। तो जो ये अंतिम वॉइस रॉय थे। तो ये करीब 42 सवाल हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सभी सवाल जो 12 नंबर के हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बार बार आप उसको सुन सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बुक को पढ़ें, इन सवालों को करें, और आप अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक और बात मैं बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो और मुख्य क्वेश्चंस हैं वो उन तक आप पहुंच सकें। जय हिंद।